छुट्टी मार रही है। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो जब भी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी। एक बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ से बने हुए। अगर मैं दोनों टर्म्स के मीनिंग को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन लिविंग, जो लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। तुम खुद से सोचो हमारे लिविंग बींग्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी तरह के तुम मॉलिक्यूल स्टडी करो, दे आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो लिपिड्स हो सकते हैं, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, राइट। इसी के जैसे कुछ और मॉलिक्यूल लाइक डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, यही सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि एक लिविंग बीइंग में, एक लिविंग टिश्यू में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, हमें पता ही नहीं है अभी तक। तो उसका एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला टॉपिक आया, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। हमने एक लिविंग टिश्यू का एनालिसिस किया। कैसे एनालिसिस किया हमने, इस एनालिसिस में देखो कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू ले लिया, टेक अ लिविंग टिश्यू। कोई भी लिविंग टिश्यू तुम यहाँ पर ले सकते हो, दैट मे बी एनिमल्स, तुम एनिमल्स वाला भी ले सकते हो और प्लांट्स वाला भी। अगर मैं यहाँ कहूँ कि आपने एनिमल टिश्यू लिया है, तो एनिमल में हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आप कोई लीवर का पार्ट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लीवर रीजनरेट हो जाता है। आपने लीवर का एक छोटा सा टिश्यू ले लिया। कोई भी प्लांट का पत्ता ले सकते हो, तो आपने स्पिनच लीफ ली, मेथी ले ली, कोई भी ले ली, ठीक है, तो कोई भी आप प्लांट टिश्यू भी ले सकते हो। कोई भी टिश्यू लिया, अब उस टिश्यू को हमने क्या किया, क्रश कर दिया, क्रश देम इन पेस्टल मोटर। क्या होती है पेस्टल एंड मोटर, पता है, पेस्टल मोटर बोलते हैं। तुमने कभी देखा होगा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उसको करते हैं ना, एक छोटा सा बाउल होता है चाइना डिश वाला, और उसको ऊपर से ऐसे कूटते हैं, तो उसी को बोलते हैं पेस्टल मोटर, ठीक है। पेस्टल मोटर में हमने क्रश कर दिया। अब कोई भी लिविंग टिश्यू है, अगर उसको अच्छे से क्रश करना है तो कोई लिक्विड मीडियम देना पड़ता। अब कौन सा लिक्विड मीडियम दिया, तो क्रश करने के लिए हमने इसके अंदर एक एसिड ऐड किया जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या ऐड किया हमने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेंगे किस एसिड की हेल्प से आपने इसे क्रश किया है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, बात समझ में आ गई। अब हमने जब इसको आगे काम किया, क्या हुआ, मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको क्या कर दिया, क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद अब देखो, अब ये चीज़ थी, मैंने जो भी मैटर मेरे पास आया था उसे मैं फ़िल्टर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक मसलिन का क्लॉथ लगा दिया है। क्या लगाया मैंने, मसलिन क्लॉथ। अब मैं इस मसलिन क्लॉथ में फ़िल्टर करूँगी। जब मैं फ़िल्टर करूँगी, जैसे हम चाय की छन्नी में छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चल जाती है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ आ जाएंगी और कुछ चीज़ें यहाँ, जो लिक्विड पार्ट होगा, राइट। जो नीचे आ जाता है और एक पार्ट रह गया ऊपर, बात समझ में आ गया। जो ऊपर रह जाता है उसे बोल देते हैं हम रीटेंटेट। क्या बोल दिया हमने, क्या जो रीटेंटेट था वो क्या था, जो एसिड में सोल्यूबल नहीं हुआ होगा वही वाला पार्ट था। तो अब मैंने इसको पहले क्या किया, फिल्टर द सोल्यूशन। मैंने उसे क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर दिया। जब मैंने उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर किया तो मेरे पास दो तरह से वो सॉल्यूशन डिवाइड हो गया। एक वो जो नीचे की तरफ आया था, राइट, एक वो जो नीचे की तरफ आया था, और उसे मैंने क्या बोल दिया, एसिड सोल्यूबल पूल। क्या बोला मैंने उसे,
एसिड सोल्यूबल पूल, क्योंकि जो चीज़ एसिड में डिजोल्व हुई होगी वही तो मसलिन क्लॉथ में से फिल्टर होकर नीचे की तरफ आई है। बात समझ में। और दूसरा आ गया हमारे पास एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या बात समझ में आ गई हमें? एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्लियर है पॉइंट? जो एसिड सोल्यूबल पूल वाले थे इनको मैंने बोल दिया बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोल दिया मैंने? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसोल्यूबल पूल में आए थे उन्हें मैंने नाम दिया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मेरे पास दो टर्म्स आ गई, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है। क्या मतलब है? मैंने किसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोला और किसे बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोला। देखो दो तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया। एक मैंने कहा कि हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरे थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमें? देखो माइक्रो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है। माइक्रो क्या होता है? छोटा। छोटा मतलब इसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल आएंगे, मॉलिक्यूल्स हुज वेट इज लेस देन 800 to 1000 डाल्टन। कितने डाल्टन के आसपास का वेट है? 800 से 1000 डाल्टन से नीचे नीचे वाले हैं सारे। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम वो क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरे हो गए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो मतलब इसके अंदर हमने जो देखा हमें पता चला कि इसमें वो सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे हुज वेट इज मोर देन, किससे ज़्यादा होगा? 1000 डाल्टन से या फिर 10,000 डाल्टन। मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की कौन से थे? वो इस मैक्रो मॉलिक्यूल में आ गए और जो छोटे थे वो माइक्रो। समझ में आ गई बात? अब इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल? जैसे मैंने कहा कि शुगर, स्मॉलेस्ट शुगर, एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। जब मैं कुछ शुगर मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देती हूँ तो वो बन जाते हैं लार्ज कार्बोहाइड्रेट। तो वेट बढ़ जाएगा ना उनके ज्वाइन करने से, इसलिए वो मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएंगे। एमिनो एसिड को ज्वाइन करूँगी तो वो बन जाएंगे लार्ज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का वेट बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन किए हैं। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स को ज्वाइन करूँगी तो बन जाएगा डीएनए एंड आरएनए। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? डीएनए और आरएनए बन गया। अब मतलब क्या है कि इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो माइक्रोमोलिक्यूल है। इन्हीं अमीनो एसिड को ज्वाइन किया तो प्रोटीन बना, इन्हीं न्यूक्लिक एसिड को ज्वाइन किया। अब इसमें क्या है? देखो मैंने शुगर को इन्वॉल्व कर लिया, मैंने अमीनो एसिड को इन्वॉल्व कर लिया, मैंने न्यूक्लिक एसिड्स को भी इन्वॉल्व किया, बट मैंने लिपिड्स को इन्वॉल्व नहीं किया। बात समझ गए? मैंने किसको इन्वॉल्व नहीं किया? लिपिड्स को। अब लिपिड को, ये जो लिपिड है ना वो एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? ध्यान से देखना। जो लिपिड है अगर मैं उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालती हूँ तो वो है नियर बाय 800 से 1000 डाल्टन के आसपास। मतलब होना क्या चाहिए? वो माइक्रोमोलिक्यूल। बट लिपिड को हम मैक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर करते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन। क्लियर? अब ऐसा क्यों है? ध्यान से देखना। लिपिड किससे बना होता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट और नॉट?
अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी एक सिंपल लिपिड मॉलिक्यूल का लूँ तो उसके अंदर एक इनका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दूसरी हाइड्रोफोबिक टेल होती है. दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल का वेट निकालती हूँ तो कितना है? 800 डाल्टन के आसपास, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल होना चाहिए. बट क्यों हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में कंसीडर करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आप इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखते हैं तो ये बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं. बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल, अगर सपोज करो कि ये पहले हमारी लिपिड बाइलेयर में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा है ना हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. जब आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और आप इसको कंबाइन करोगे, बहुत सारे इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, इट विल टेक अ शेप ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, कभी भी ये सिंगली प्रेजेंट नहीं होते, तो एक स्फीयर की शेप ले लेते हैं. दे विल बी प्रेजेंट लाइक ये इस तरीके से अरेंज. अब देखो, जब भी तुम इसका वेट निकालोगे कभी भी सिंगल का वेट आएगा ही नहीं, ये सिंगल प्रेजेंट ही नहीं होते. इसीलिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल में. कभी भी हम इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में कंसीडर नहीं करते, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप इन अ स्फेरिकल शेप. बात समझ में आ गई? तो ये एक्सेप्शन हमें ध्यान रखनी है कि जो लिपिड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट वैसे तो 800 से 1000 डाल्टन के आसपास होता है, बट वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल में कंसीडर होता है ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ मोर देन वन लिपिड मॉलिक्यूल्स इन अ फॉर्म ऑफ स्फीयर. क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? नहीं. अब इसके बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल. अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो हमें करना है एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक मटेरियल. मतलब क्या है इसका कि भाई मेरे लिविंग टिश्यू में क्या कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है या सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं, उसकी एनालिसिस करनी है. तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया? हमने अगेन क्या किया? एक लिविंग टिश्यू लिया. टेक अ लिविंग टिश्यू, कोई भी ले सकते हो. अगेन सेम, आप प्लांट का लो या फिर एनिमल का लो, जो भी एनालिसिस करोगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा. आपने लिविंग टिश्यू ले लिया. जब आपने इसको लिविंग टिश्यू को लिया, लिविंग टिश्यू को हमने सबसे पहले उसका एक फ्रेश वेट ले लिया. मतलब जितना भी आपने लिविंग टिश्यू लिया था उसको एज इट इज़ वे कर लिया वेइंग मशीन पे. जब वे कर लिया आपके पास फ्रेश वेट आ गया. ठीक है, फिर मैंने इस लिविंग टिश्यू को ड्राई किया. ड्राई आप इसको सन में कर सकते हैं, आप इसको ओवन में कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टिश्यू. कुछ टाइम के लिए मैंने इसको ड्राई किया. जब मैं इसको ड्राई करूँगी तो जितना भी वाटर कंटेंट है वो उड़ जाएगा. अब इसको ड्राई करने के बाद मैंने फिर से इसका वेट ले लिया. अब जो वेट मेरे पास आएगा उसे हम बोल देंगे ड्राई वेट. आ गया इसके अंदर. अब मैंने क्या किया, इसको ठीक है, ड्राई वेट लेने के बाद, ड्राई वेट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और हीट किया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपरली बर्न होके एशिज में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया. राख बन जाएगा ना, नेचुरल सी बात है. आप किसी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा हीट करोगे तो वो राख हो जाएगी. तो वो एशिज में कन्वर्ट हो गया. अब इन एशिज को हमने एनालिसिस किया, मतलब लैब में टेस्ट किया कि ये ऐश किस किस चीज़ से बनी हुई है. तो हमें पता चला कि इस एनालिसिस में कि ये बहुत सारे आयंस, इसके अंदर कोई मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, इन सारी चीज़ों से एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे आयंस से बनी हुई है. तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया कि इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट कोई भी लिविंग टिश्यू है किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स.
क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं अब एक लिविंग टिश्यू के एनालिसिस के बारे में प्रॉपर रिपोर्ट जानूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी अगर लिविंग टिश्यू है, कोई भी लिविंग टिश्यू है तो उसमें दो तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन से आगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, या फिर मैं बात करूं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे कहाँ आ गए, किस में आ गए, लिविंग टिश्यू में। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो अभी हमने कंफर्म किया, जैसे मैग्नीशियम आयंस, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे किस में आ गए, इनऑर्गेनिक। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई, क्लियर है हमें। तो अब ओवरऑल हमें इस चैप्टर में क्या पता चला कि हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, समराइज कर देते हैं इसको यहाँ पे छोटा सा, कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के सब्सटेंसेस से बने होते हैं। एक होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और जानूं तो उसमें हमें पता चला कि दे आर मेड अप ऑफ दीज मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल कैन बी ऑर्गेनिक एंड कैन बी इनऑर्गेनिक। इज दिस क्लियर? ठीक है, आज हमारा यहाँ फर्स्ट एनालिसिस वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाला।